हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में 7.3 के अंतर्गत जो सिलेबस में है प्रतिरक्षा शास्त्र के क्षेत्र में तकनीकी दखल, इसी में आगे दिया हुआ है संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारी एवं उनके उपचार। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट संक्रामक बीमारी हैं जिनके बारे में पूछा जाता है वो क्या है, उनके उपचार क्या है, लक्षण क्या है और उनके लिए अभी तक क्या क्या प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं या फिर कितना दवाई या वैक्सीनेशन की उपलब्धता है। प्रतिरक्षा में जो सबसे बड़ा अभी कार्यक्रम चल रहा है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, वो है मिशन इंद्रधनुष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो 25 दिसंबर 2014 को चालू किया गया था, ये किसके अंतर्गत चालू किया गया था? तो ये किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ये सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम है अभी तक का भारत में, और इसमें जो लक्ष्य है वो 2020 तक सभी को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से वंचित एवं आंशिक रूप से टीकाकरण में शामिल सभी बच्चों को टीका लगाने की राष्ट्रव्यापी पहल है। इसमें सभी जिलों को शामिल किया गया है राष्ट्र के, और सभी स्टेटों के सभी जिलों को कवर किया जाएगा और 2020 तक सभी को टीकाकरण कर दिया जाएगा और जो टीकाकरण से वंचित हैं उन्हें भी कवर कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार का जो लक्ष्य है वो है 90% तक पूर्ण प्रतिरक्षण प्राप्त करना। सभी जिलों में, सभी स्टेट के सभी जिलों में पूर्ण प्रतिरक्षण प्राप्त करना 90% तक। ठीक है। इसके अंतर्गत किन किन बीमारियों से प्रतिरक्षण प्राप्त किया जाएगा? तो वो है 7 खतरनाक बीमारियां जिनसे सुरक्षा के लिए टीका दिया जा रहा है या फिर टीका कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टीका कार्यक्रम एक प्रतिरक्षण कार्यक्रम ही होता है, जिसमें गलघोटू, खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये सातों बीमारियों के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। और खास प्रभावित जिलों में, जो कि इम्पोर्टेंट है, कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं कई, जो कि जैसे बिहार में है और यूपी में है, ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे एक विशिष्ट क्षेत्रों में इन्फ्लुएंजा टाइप बी और जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसका भी टीका दिया जा रहा है साथ में। ये मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत ही इसको माना गया है। इसके अलावा मिशन के तहत 201 जिलों में सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन जिलों में आंशिक टीकाकरण वाले या बिना टीकाकरण वाले सबसे अधिक बच्चे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कितने जिलों को फोकस किया जाएगा? तो 201 जिलों में, 201 जिलों में फोकस किया जाएगा। और ये 201 जिले सभी स्टेटों के वो जिले हैं जहाँ अभी तक टीकाकरण पूर्ण रूप से या 50% से कम है। और इन्हीं 201 जिलों में सबसे ज़्यादा पहले ध्यान दिया जाएगा और जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो यहीं से किया जाएगा। अभी तक जो अंदाज़ा लगाया है, ये फिर रिपोर्ट के अनुसार जो भारत सरकार ने कह रही है उसके अनुसार 201 जिलों में भारत के कुल टीकाकरण जो जो टीकाकरण से वंचित बच्चे हैं उनमें से 50% बच्चे इन्हीं जिलों में निवासरत हैं, और इन्हीं जिलों में अभी तक टीकाकरण पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाया है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो 201 जिलों का चयन किया गया है उनमें से 82 जो जिले हैं वो ये 4 राज्यों से हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये चारों राज्यों से 82 जिलों को चयन किया गया है। इससे पता चलता है कि इन 4 राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं और जो महिला एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी कमज़ोर हैं। इनमें से ये देखा गया है कि इन 82 जिलों में 25% वंचित बच्चे हैं। इन 82 जिलों में कुल जो वंचित बच्चे हैं पूरे भारत में, उनमें से 25% बच्चे सिर्फ ये 82 जिलों में हैं। और ये 82 जिले कहाँ से चयनित किए गए हैं? तो ये 4 राज्यों से किए गए हैं। एक है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। सबसे पिछड़े राज्य इनको माना जाता है। अब सरकार द्वारा जो टीकाकरण चलाया जा रहा है उसमें किन क्षेत्रों को विशेष रूप से चयनित किया गया है या लक्ष्य में रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो देखा जाएगा वो है पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के जरिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। जो कि अभी पोलियो कार्यक्रम चल रहा था उसके अंतर्गत ही जो सबसे ज़्यादा जोखिम वाले एरिया हैं उनकी पहचान की गई है। उन क्षेत्रों में ऐसी आबादी रहती है जो कि प्रवासी हैं, शहरी झुग्गी बस्तियाँ हैं, घुमंतु मजदूर हैं या फिर प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा भट्टा मजदूर हैं जो ईंट भट्टा या फिर फैक्ट्रियों में भट्टे में काम करते हैं। इसके अलावा निर्माण स्थल हैं, अन्य प्रवासी जैसे मछुआरों के गांव, दूसरी जगह में बसने वाली आबादी, अल्प सेवा वाले या दूर दराज के क्षेत्र। दूर दराज के क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लिया जाए तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मिशन इंद्रधनुष के जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें 15 ऐसे जिले हैं जो कि उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के, जिनमें सबसे ज़्यादा कुपोषण के मामले देखे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा
बच्चों मतलब बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की संख्या देखी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इनकी भौगोलिक परिस्थिति और भौगोलिक दूरी की वजह से। तो ये भी एक परेशानी है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का विकास अच्छे से नहीं हो पाया। तो ये 15 जिले कौन कौन से हैं? तो एक है अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, दमोह, झाबुआ, मंडला, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा। ये सारे जिले इसमें शामिल किए गए हैं। 15 जिले, आपको सभी जिले लगभग लगभग याद होने चाहिए जहाँ पर उच्च प्राथमिकता वाले, जो ये इस कार्यक्रम के तहत उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में इन्हें शामिल किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के सफलता के लिए सरकार के द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो सभी स्तरों पर अभियानों एवं सत्रों की व्यवहारिक योजना तैयार करना। जितने भी अभियान चलाया गया है या फिर जो भी सत्र लगाए गए हैं टीकाकरण के, उनकी एक व्यवहारिक योजना वहाँ की परिस्थिति और वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से, ये जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्ट्रेट है, वहाँ से ये सारी चीज़ें जानकारी दी जाएगी। और जो स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकारी है, जो कि जिला स्तर के अधिकारी है, वो इस चीज़ को बनाएंगे और आगे अपनी रिपोर्ट देंगे। तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा? तो पर्याप्त टीका लगाने वाले एवं सभी टीकों की पर्याप्त उपलब्धता, ये दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो स्टाफ की कमी है स्वास्थ्य सेवा में उन्हें दूर करना है। और दूसरा, जो टीकों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से टीकों से वंचित हो जाते हैं बच्चे, उन्हें भी पूरी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा किन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस होंगे? तो वो शहरी झुग्गियों में, निर्माण स्थल में, ईंटे भट्टों में, खानाबदोश, दूर दराज के इलाके जैसे 4 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाले स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इनमें से आदिवासी क्षेत्र भी और पिछड़े क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा प्रभावी जनसंपर्क और सामाजिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा? जागरूकता होगी, जनसंपर्क मीडिया का सहयोग होगा, मध्य मीडिया भी होगा। इसके अलावा स्कूल, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी जिसमें सरकार इनकी हेल्प करेगा और इनके द्वारा ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। जो कि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा ताकि जो मिशन इंद्रधनुष है उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं का सघन प्रशिक्षण, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रशिक्षण बहुत अच्छे से होना चाहिए जिसकी वजह से जो टीकाकरण है वो बहुत अच्छे से लागू हो सके और जो ज़मीनी स्तर पर है उसका टीकाकरण का फ़ायदा लोगों तक पहुँचाया जा सके। जिसके लिए प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रशिक्षण समय समय पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यबलों के जरिए जिम्मेदारीगत तंत्र का विकसित करना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अभी तक जो टीकाकरण कार्यक्रम था उसमें कोई जवाबदेही नहीं होती थी, कोई जिम्मेदार नहीं होता था। तो अब प्रशासन स्वास्थ्य मशीनरी को जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए एथोराइज करेगा, जिसकी वजह से अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा, जो जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य विभाग पर आएगा, तो वो काम को बहुत अच्छे से करेंगे। खासकर जो टीकाकरण उसमें महिलाओं की भागीदारी को सबसे ज़्यादा बढ़ाना है, तो महिला सशक्तिकरण के रूप में इसको देखा जा रहा है और इसी वजह से अभी महिलाएं सबसे ज़्यादा जागरूक हो रही हैं, जिसकी वजह से टीकाकरण कार्यक्रम को कहीं सफलता की ओर बढ़ता दिख रहा है। अभी जो वर्तमान रिपोर्ट आया है उसमें टीकाकरण कवरेज जो पहले था उसे 87% ग्रोथ देखा गया है और एक बहुत अच्छी बात है योजना के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के अलावा महिलाओं के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार के लिए भी, तो इम्पोर्टेंट है। आगे है इसमें संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोग एवं उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है टीकाकरण और प्रतिरक्षण का, तो वो भी संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों दोनों के लिए कार्य करता है और खासकर संक्रामक बीमारियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों का उपचार है, जिसमें रोगों के प्रकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो प्रकृति गुण और प्रसार के कारणों के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात रोग होते हैं और एक अर्जित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो जन्मजात रोग जो देखेंगे। ऐसे रोग जो नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। ये रोग आनुवंशिक अनियमितताओं या उपापचय विकारों या किसी अंग के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। ये मूल रूप से स्थायी रोग होते हैं। तो इनमें से ऐसे बीमारी जो आनुवंशिक डिसऑर्डर होते हैं, आनुवंशिकता की वजह से किसी बच्चे को मिलता है और उनके जन्म से वो होता है। इसके अलावा उपापचय क्रियाओं के द्वारा होता है, या फिर ऐसे रोग जो किसी अंग को इफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर अंग को, मतलब विशिष्ट अंग के कार्य नहीं करने की वजह से भी जो रोग होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे कि आनुवंशिक बीमारियां, हाथी पाँव, हृदय संबंधी रोग और इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता,
ये भी जन्मजात रोग हैं। अर्जित रोग ऐसे रोगों को कहा जाता है जो जन्मजात नहीं होते, लेकिन विभिन्न कारणों से और वहाँ के रहन सहन और वातावरण के परिवेश और साथ ही साथ उन्मूलन के वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उन्हें अर्जित रोग कहते हैं। और ये बीमारियाँ घातक होती हैं, साथ ही साथ इनसे भी बहुत सारे मौतों का कारण भी बन रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बीमारियों को देखा जाता है वो अर्जित बीमारियाँ ही होती हैं, जो कि व्यक्ति को उनके जन्म के बाद मिलती है। तो इसके आगे है संचारी और संक्रामक रोग। तो ये कौन से रोग होते हैं जो संचारी और संक्रामक रोग होते हैं? तो ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं, ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होते हैं। ये विभिन्न वाहकों से रोगी के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच जाते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, संक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो वो किसके द्वारा फैलते हैं? तो वाहकों के द्वारा होते हैं। वो किसी भी वाहक के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर पर या एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल तक पहुंचता है, और इसके बाद जो व्यक्ति बीमार है उसके अलावा दूसरे व्यक्ति को भी वो बीमार कर देता है। तो वाहक माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? तो वाहक माध्यम होता है वायु। वायु जो वाहक माध्यम है उससे कौन कौन से रोग होते हैं? तो उन वायु के द्वारा बहुत सारे जो वाहक होते हैं उनमें से बहुत सारे विषाणु जो होते हैं वो हवा के माध्यम से एक से दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे कि छींकने से, खांसने से या श्वसन लेने से। तो एक व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति है उससे दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसमिट होते हैं। तो इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं अपने को वायु के संक्रमण से? तो वो होता है खसरा, क्षय रोग, सर्दी, जुकाम। ये सारे वायु या हवा के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इनके जो विषाणु या जीवाणु होते हैं वो। इसके अलावा जल और भोजन से जो ट्रांसमिट होते हैं या फिर जो एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं वो है टाइफाइड, हैजा। ये जल और भोजन से किस तरह होते हैं? जैसे दूषित जल पीने से या फिर ऐसे जल को इस्तेमाल करने से जो कोई रोगी व्यक्ति किया हुआ है। इसके अलावा खाने में मक्खियों के बैठने से या फिर ऐसे जीवाणुओं से या फिर जो बीमारी आपको है उसके वायरस या जीवाणु से, जो कि आपके शरीर में तो है ही है, साथ ही साथ वो आपके भोजन या जल में होता है जिसका रोगी व्यक्ति इस्तेमाल करता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्य रूप से मक्खियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। कीटों के द्वारा भी होता है, जैसे हैजा और मलेरिया, ये कीटों के द्वारा होता है। ये किसी दूसरे जीव के शरीर में होते हैं, जो कि जैसे आपको आक्रमण करते हैं तो आपके शरीर पे अगर वो काट लेते हैं तो वो जीव आपके शरीर में प्रवेश करते हैं किसी मक्खी के अंदर से। तो ये कीटों के द्वारा भी फैलता है। इसके अलावा संपर्क द्वारा भी फैलता है, जैसे कि दाद हो गया, खाज खुजली और कंजक्टिवाइटिस, जो आँख खाना कहते हैं अपन, वो। ये सारे क्या है कि अगर आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो डायरेक्ट संपर्क की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। तो ये सारे वाहक हो गए संचारी और संक्रामक रोग के। इसके अलावा संक्रामक रोग और उनके बचाव जो आगे है, तो पहला जो संक्रामक रोग है वो है खसरा। खसरा बहुत बार अपन सुने हैं और इसके टीका भी अब दिया जा रहा है। तो खसरा क्या है? ये विषाणु द्वारा होता है और 1 साल के बच्चों को प्रभावित करता है। 1 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ये है इसका इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 3 साल तक के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो प्रसार इसके पूरे विश्व में है। अधिकांश देशों में इसको स्थानीय रोग भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रसार ऐसा नहीं है कि एक ही देश में है या कोई विशिष्ट क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है। भौगोलिक क्षेत्रों के अलावा पूरे विश्व में है। भारत में लगभग प्रतिवर्ष 1,40,00,000 बच्चे जो होते हैं उनमें प्रभावित होते हैं इससे, और उनमें से 20,000 बच्चों की मौत हो जाती है। किससे? खसरा के, या खसरा के लक्षण से, या खसरा संबंधी उत्पन्न जो विकार होते हैं जिनकी वजह से वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाता और बच्चा मर जाता है। तो खसरे की वजह से लगभग हर साल 20,000 बच्चों की मौत हो जाती है। कारण क्या है? वायरस जो है। तो खसरा कौन से वायरस से होता है? तो ये मोबिली वायरस के जीन्स के पैरामीसियो वायरस के संक्रमण से होता है। तो इंपॉर्टेंट ये पैरामीसियो वायरस जो है इसके संक्रमण से होता है। कौन सा? खसरा। और इसका जो मुख्य कारण है वो है सामाजिक आर्थिक कारण। तो सामाजिक आर्थिक कारण में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अल्पपोषण और अस्वच्छ वातावरण। एक तो पोषण बराबर नहीं मिल पाता व्यक्तियों को गरीबी की वजह से, या जो भी सामाजिक कारण होते हैं उसकी वजह से, या फिर उनकी स्वच्छता को वो बनाए नहीं रख सकते। क्यों नहीं बनाए रख सकते? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक भीड़ भाड़ वाला इलाका हो सकता है, वहाँ पे स्थिति ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो लोगों के रहने का, साथ ही साथ वहाँ पे जो सफाई का काम है वो अच्छे से नहीं किया जा रहा हो, जैसे कि सीवेज लाइन डालना, साथ ही क्लोरीकरण करना, स्वच्छ पानी का मिलना, ये सारी चीज़ें नहीं मिलने से भी बीमारी फैलता है। तो ये बीमारी फैलता कैसा है? तो ये फैलता है संक्रमित व्यक्ति के नाक या गले के स्रोत या मूत्र के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से। ये रोगी की खांसी या छींक के बिंदु जो ड्रॉपलेट अभी चल रहा है
उसके वजह से ये फैलता है। उसके संपर्क में अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो जो खसरा का जो विषाणु है, ये वायरस है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और आपको भी संक्रमित कर देगा। इसके लक्षण और जटिलताएं क्या हैं? तो खसरा एक तीव्र, कम अवधि तथा अचानक होने वाला संक्रामक रोग है। मतलब तीव्र होगा, कम अवधि के लिए होगा और अचानक से होने वाला एक बीमारी है। मंद ज्वर, खांसी तथा नाक बहने जैसे लक्षणों से इसकी शुरुआत होती है। मुंह के अंदर सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। त्वचा पर मैले लाल रंग के दाने निकल आते हैं। ज्वर के तीसरे से 7वें दिन बाद जो लाल रंग के दाने निकलते हैं वो बुखार आने के तीसरे से 7वें दिन के बीच में निकलते हैं। और कुपोषित बच्चों में खसरा का जो खतरा है वो बहुत सबसे अधिक होता है। अगर कोई कुपोषण से शिकार है बच्चा तो उसमें खसरा होने के सबसे अधिक तीव्र कारण है और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव हो सकता है कि उसे खसरा बहुत जल्दी हो और खसरे से ही उस बच्चे की मानसिक स्थिति के अलावा शारीरिक स्थिति कमज़ोर हो जाए और वह मर भी सकता है। तो खसरे से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो वो है, खसरे के बाद बच्चे में दुर्बलता आ जाती है, मतलब कुपोषण और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वो कुपोषित नहीं है तो कुपोषण के शिकार हो सकता है। फेफड़ों का संक्रमण बढ़ जाता है। निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे जो प्रमुख है वो अतिसार है इसमें, कि अतिसार की इसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। कान का संक्रमण हो जाता है। मंद बुद्धि जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जटिलताएँ बढ़ जाती हैं। अंधापन, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो अंधापन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें होने लगते हैं। खसरे की ये सारी समस्याएं हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक में देखने को मिलती है। इसके अलावा खसरे की रोकथाम, प्रतिरक्षण द्वारा खसरे की रोकथाम किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप इसका टीका दिला दो खसरे का, तो आपको इसको रोका जा सकता है। खसरे से संबंधित उपचार कोई विशिष्ट दवाई नहीं है। जो ज्वर रोधी, मतलब दवा जो बुखार के लिए अपन देते हैं दवाइयाँ, वही हैं खसरे के लिए। एवं संपूर्ण आराम, मतलब आपको पूर्ण रूप से बेड रेस्ट करना है और घर पे रहना है और पूर्ण रूप से आप आराम करते हैं तो आपको इससे स्वस्थ होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लगातार तरल पदार्थ के सेवन से आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी बढ़ेगी। इसके अलावा आपके अंदर जो पानी का मात्रा है या फिर आपके अंदर जो ग्लूकोज का मात्रा है वो लगातार स्थिर रहेगा, जिसकी वजह से आप खतरे से लड़ सकते हैं। जो अगला संक्रामक बीमारी है वो है क्षय रोग यानी टीबी। ठीक है, विश्व में अभी भी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण कौन सा? टीबी है। टीबी के कारण और मलेरिया के कारण ही सबसे ज़्यादा लोग अभी भी विश्व में मरते हैं प्रतिवर्ष बीमारी की वजह से। ठीक है, 20 वर्ष से कम आयु में अधिक संक्रमण का खतरा होता है। हालांकि टीबी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन 20 वर्ष से कम आयु को अधिक ज़्यादा सबसे अधिक इसमें खतरा होता है। ये कौन से जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस इससे होता है। और मुख्य रूप से किस में होता है? तो ये होता है स्तनधारी जीवों के फेफड़ों में। ठीक है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका खोज जो किया था वो किया था 1882 में रॉबर्ट कोच। ये प्री के लिए हो सकता है, प्री में पूछा जा सकता है। मेंस में अगर आप ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्षय रोग के कारण, तो एक तो आयु का अपन माने तो किसी भी आयु में हो सकता है, पर 20 साल से कम आयु में होने की इसकी संभावना सबसे अधिक है। अगर लिंग के आधार पर देखा जाए तो 45 वर्ष से अधिक में पुरुषों को सबसे ज़्यादा ये ट्यूबरकुलोसिस और टीबी की प्रॉब्लम होती है। और महिलाओं में 35 वर्ष से कम आयु में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा टीबी होने के चांसेस होते हैं और टीबी के मरीज पाए जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक कारण हैं। निम्न आय वर्ग एवं कम हवादार मकानों में रहने वाले लोगों में सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है। किसका? इसी का, टीबी का। तो जो मध्यम आय वर्ग है या निम्न आय वर्ग के लोग हैं, या जो कि राशन कार्डधारी हैं या बीपीएल कार्डधारी जो लोग हैं, उसके अलावा उनके मकान, ऐसे मकानों में जो रहते हैं जिसमें हवा का सही अच्छा रेगुलेशन नहीं है, हवा पानी अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो उनके वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ये बीमारी होता है। खानों में काम करने वाले एवं कपड़ा मिलों में कामगार, जो खानों के कामगार हैं और कपड़ा मिलों में काम करने वाले कामगार हैं, इनमें भी इसका खतरा सबसे अधिक होता है। शहरी स्लम में, जो शहरी झुग्गी बस्ती हैं उनमें रहने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाका और स्वच्छता की कमी वाले इलाकों में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। सामाजिक कुप्रथा से भी होता है, जैसे कई जगह इंडिया में देखा गया है थूकने से। इसके अलावा हुक्का पीने से, पर्दा प्रथा से। पर्दा प्रथा से क्या होता है कि जो महिला की जो पर्दा की होती हैं उसमें बार बार वो एक ही तरह के श्वसन क्रियाएँ करती हैं, तो जो उनके वजह से होता है उसमें इन्फेक्शन बढ़ने के चांस होता है, क्योंकि आपके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपके पर्दे में रुक जाते हैं। इसके अलावा बीमारी की जल्दी पहचान ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, और इससे भी बहुत सारी मौतें
हो जाती हैं, क्योंकि बीमारी की जल्दी पता नहीं हो पाता। और हमारे समाज में इन बीमारियों को बड़ा ही हीन भावना से देखा जाता है, तो लोग इसे बताने से भी डरते हैं। आगे टीबी कैसे फैलेगा, तो इसके फैलने के कारण क्या है, संक्रमित व्यक्ति की खांसी के दौरान उत्पन्न थूक से व्यक्ति के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहने से या संक्रमित डेयरी उत्पाद से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यही है कि ये कैसे फैलेगा। तो सबसे पहले बात, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके थूक से या उसके खांसने से या उसके आसपास रहने से, उसके संपर्क में आने से। दूसरा है, ज़्यादा समय तक जो मरीज है उसके संपर्क में रहने से, ज़्यादा समय तक उसके संपर्क में रहोगे तो भी होगा। इसके अलावा संक्रमित डेयरी उत्पाद जो है उसके आप बिना पॉस्चराइजेशन किए आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा क्षय रोग के लक्षण और जटिलताएं क्या है, तो ये दीर्घकालिक रोग है जो धीरे धीरे शुरू होता है। इंपॉर्टेंट यही है, धीरे धीरे शुरू होता है और लंबे समय तक बना रहता है। फुसफुस क्षय रोग की पहचान विभिन्न बदलते रहने वाले लक्षणों से होती है, जैसे फेफड़ों, श्वास नली तथा खांसी से स्राव व मुंह से निकले थूक से टीबी जीवाणु की उपस्थिति का जांच, और एक्सरे में आई घनत्व के और थकान, मतलब थोड़े काम से थकान और कमजोरी महसूस होने से भी इसका लक्षण, इस ऐसे लक्षणों को भी अपन ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण माना जा सकता है और उन्हें चेकअप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो गाइडलाइन जारी की है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि 4 सप्ताह से अगर अधिक समय तक खांसी आता है तो आपको टीबी हो सकता है, आप जाके इलाज कराएं। लगातार आपको बुखार आता है तो शायद आपको टीबी हो सकता है, आप उसकी भी इलाज कराएं। छाती में दर्द होता है या फिर थूक से खून आता है तो आप जाकर इसका ज़रूर अपने बलगम में अपने टीबी जाँच जरूर कराएँ। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो 100% आपको जाँच कराना चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी 2 चीज़ या एक चीज़ भी है तो आपको ज़रूर इसकी पहचान करानी चाहिए। पहचान है तो ट्यूबरकुलिन परीक्षण किया जाता है या मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं, उसका अप्लाई किया जाता है टीबी के पहचान के लिए। इसके रोकथाम के लिए क्या क्या है, सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर करना, लोगों के लिए बेहतर जीवन शैली या बेहतर जीवन स्थापित करना, साथ ही साथ उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था देना, जो प्रकाशशील घर हैं उन्हें बनाए रखना, प्रारंभिक अवस्था से ही रोग की पहचान तथा उपचार कर लेना। इसके अलावा बीसीजी का टीका समय पर ही दे देना, जिसकी वजह से उसको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए या फिर इससे बचा रहे। जो अगला संक्रामक बीमारी है वो है एड्स, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है और इसके बारे में पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये किस वायरस से होता है, तो HIV नामक वायरस से होता है। विशेष प्रकार का विषाणु होता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट है, ये बीमारी से ज़्यादा ये क्या करता है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको नष्ट कर देता है, शून्य कर देता है, जिसकी वजह से आप इससे नहीं मरते हैं बल्कि कई छोटी छोटी बीमारियों से, इन्फेक्शन से भी आप मर सकते हैं, क्योंकि आपके अंतर्गत जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो शून्य का हो जाएगा। तो आपको सर्दी जुकाम भी बहुत लंबे समय तक बने रहेगा आपके शरीर में और आपको वो मृत्यु का कारण बन सकता है। वायरस जो होता है HIV वायरस, वो T4 लिम्फोसाइट सेल्स पर आक्रमण करता है और कोशिका में प्रवेश कर जाता है। फलस्वरूप शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे बुरी तरह कमज़ोर हो जाता है। जो T4 लिम्फोसाइट सेल है ना, ये कोई भी बाहरी आक्रमण, जब कोई बाहरी आक्रमण करता है तो उसकी जानकारी हमारे कोशिका को देता है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र पर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उनको देता है। लेकिन जो एड्स का वायरस है वो डायरेक्ट T4 पर आक्रमण करता है और इसको नष्ट कर देता है। अब इसको नष्ट कर देगा तो ये दूसरे को जानकारी पहुंचा ही नहीं पाएगा, जो कि दूसरे सेल हैं T1 T2। ठीक है, तो इस वजह से जब वहाँ पर ये जानकारी पहुँचेगी नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे शरीर में कोई आक्रमण हुआ। अब ये चीज़ जब पता नहीं चलेगा कि शरीर में कोई आक्रमण हुआ है तो शरीर प्रतिरक्षा तंत्र क्यों एक्टिव होगा, वो एंटीजन का पता ही नहीं लगा पाएगा तो एंटीबॉडी कैसे डेवलप करेगा। और यही इसका मेन कारण है, जिसकी वजह से अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज तो अभी नहीं खोजा जा सका है और इससे बहुत ज़्यादा मरीज बढ़े हैं। हालांकि अभी जब से इसका जन जागरूकता अभियान चलाया गया तब से इसके क्षेत्र में 22% तक की गिरावट देखी गई है। ये एक अच्छी खबर है। जो एड्स है वह व्यक्ति के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको धीरे धीरे से पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है और नष्ट कर देता है। इसके अलावा ये कैसे हो सकता है, अगर आप एड्स के मरीज नहीं हैं तो आपको कैसे एड्स हो सकता है, तो आप अगर एड्स रोगी के खून की किसी स्वरूप या व्यक्ति के खून से मिलने पर, मतलब आप रोगी व्यक्ति का खून आपके खून पर अगर मिक्स होता है तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आपको HIV हो जाएगा। इसके अलावा यौन संबंध स्थापित करने पर भी ये फैलता है। ऐसे सिरिंजों के इस्तेमाल करने से जिनका पहले इस्तेमाल हो चुका है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल से, या कोई भी उपकरण जो कि जिसमें ब्लड संपर्क आता है या फिर किसी तरह के संपर्क से बनता है तो आपको एड्स हो सकता है।
संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे के इसको भी एड्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, हालांकि होती ही है। इसके अलावा संक्रमित के टूथब्रश, रेजर का उपयोग करने से ये सारी चीज़ें हैं। संक्रमित व्यक्ति के किसी भी तरह से जिससे डायरेक्ट आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकता है। अगर आपको एड्स है तो आपके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखेंगे या परिलक्षित होंगे? तो शरीर का वजन अचानक गिर जाएगा आपका। इसके अलावा अधिक समय तक पेट की बीमारियों का बने रहना, लंबे समय तक बुखार बने रहना, खांसी खांसी के साथ साथ शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम होना, लसिका ग्रंथि में सूजन आना, पसीना आना रात में, मतलब सोते टाइम आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना, त्वचा मुंह में सफ़ेद दागों का आना, भूख की कमी होना, ये सारे लक्षण आपको HIV एड्स के लक्षण दिखाएंगे। और इसका जो टेस्ट है उसको एलिजा कहते हैं। ये प्री में बहुत बार पूछा जाता है, जिससे एड्स के बारे में पता लगाया जाता है। अब एड्स किससे हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, ऐसे स्त्री पुरुष जो अनेक लोगों से यौन संबंध रखते हैं उन्हें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है क्या, एड्स। इसके अलावा सुई द्वारा मादक औषधियों का सेवन, अगर कोई व्यक्ति सुई से मादक जो पदार्थ हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या किसी भी तरह के नशे की चीज़ें, उनका सेवन करता है तो उससे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बार बार जिनको खून की ज़रूरत होती है उन्हें भी एड्स होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एड्स ग्रसित माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को एड्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह से ही आपको हो सकता है एड्स, या किसी को हो सकता है। इसके बचाव क्या क्या है एड्स से, अगर एड्स से बचाव करना है तो क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक ही साथी के साथ यौन संबंध बनाना चाहिए या यौन संबंध रखना चाहिए। साथ ही जो यौन संबंध बनाते समय जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो लेना चाहिए। साथ ही सफाई या फिर स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। विकृत यौन संबंधों से बचना चाहिए, जो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसके अलावा उपयोग में लाई गई सुई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीड़ित महिला के गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। ये बचाव हैं एड्स के। और बहुत सारे जो समाज में अफवाह फैला है कि आपको एड्स इन चीज़ों से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जैसे छूने से एड्स नहीं फैलता, जबकि गवर्नमेंट इस रूप में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और योजनाएं चला रही हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं लोगों, लेकिन लोगों की मानसिकता में अभी भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को लगता है कि एड्स छूने से फैल सकता है। इसके अलावा जो रोगी है उसके साथ रहने से भी नहीं फैलेगा। हाथ मिलाने से, गले लगने से, छींकने से या खांसने से ये नहीं फैलता। सिर्फ आपको एक यौन संबंध बनाने से या फिर टूथब्रश यूज करने से या रेजर या ब्लड संपर्क होनी चाहिए, ब्लड संपर्क के होने से ही आपको एड्स हो सकता है। उपचार क्या है? तो इसको AGDT का प्रयोग जो HIV विषाणु के ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया को रोककर विषाणु के बहुगुणित होने को बचाता है। जो बहुगुणन है विषाणु का HIV का, उसको रोका जा सकता है। उसमें भी पूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकता, मतलब उनके जो बहुगुणित हैं उसके दर को कम किया जा सकता है। और ऐसी एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री युगांडा, वहाँ पे 90% लोग एड्स से संक्रमित हैं और उसे वर्ल्ड का एड्स राजधानी कहा जाता है। तो ये एक मेंस के अलावा प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो स्वास्थ्य सेवाओं के पिछले लेक्चरों में अपने डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया 7.2 में सारे जो संक्रामक बीमारी उनके बारे में देख चुके हैं, तो यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं करेंगे। जो बीमारी जिसमें समाज में बहुत ज़्यादा इसके प्रति अनुसूचियाँ और बहुत ज़्यादा अफवाह है या फिर रूढ़िवादिता है, वो है कुष्ठ रोग। ठीक है, ये किससे होता है? तो इसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, जिसको हैंसन रोग भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि हैंसन रोग किसे कहते हैं, छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो वह है कुष्ठ रोग। ठीक है, पूरे विश्व में, मतलब भारत में पूरे विश्व का 1/3 कुष्ठ रोग रोगी भारत में निवास करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो कुष्ठ रोगी मरीज, वो कहाँ पर हैं? भारत में ही। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय कुष्ठ निवारक कार्यक्रम पहली बार चलाया गया था। इसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आए थे, जिसको सरकार ने देखा और 1983 में इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाया, जिसमें कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास, उनके पुनर्स्थापना, इन सब की बात की गई और प्रयास किया गया। हालांकि इसका उतना सकारात्मक प्रभाव नहीं आया, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी कुष्ठ रोगियों को मदद मिली और काफ़ी लोगों का पुनर्वास किया जा सका। अब बात करते हैं लक्षण की, कि आपको कुष्ठ रोग होगा तो आपको किस तरह से लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे। तो प्राथमिक लक्षण के रूप में संक्रमित स्थानों में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। यही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सेंस है, मतलब आपकी स्किन की, बॉडी की, या फिर जहाँ भी आपको ये चीज़ें हुई हैं, तो आपकी जो संवेदनशीलता है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। आपको वहाँ पर किसी भी चीज़ का संवेदन नहीं होगा।
रोगी मुख एवं संक्रमित स्थान की त्वचा मोटी हो जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ जहाँ पे आपको संक्रमण है। इसके अलावा रोगी का जो मुख है, मतलब मुंह है, उसके जो चमड़ी है या फिर उसके जो स्किन है वो मोटी हो जाएगा या मोटी दिखाई देगा। इसके अलावा संक्रमित स्थान पर रंगहीन धब्बे बन जाएंगे, ये भी देखने को मिलता है। अंतिम चरण जो इसके लक्षण है वो है, अंतिम चरण में हाथ पैर की उंगलियों में घाव बन जाते हैं और गलने लगते हैं। यही बहुत बेकार स्थिति हो जाती है लास्ट में कुष्ठ रोग वालों को। और यहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि उनका जो शरीर है वो धीरे धीरे गल गल के ख़त्म होने को आ जाता है। आगे इसके बचने के उपाय, तो कैसे बचा जा सकता है। रोगी को स्वच्छ और साफ स्थान पर अलग रखना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रोगी के वस्त्र बर्तन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। कुष्ठ रोग अस्पताल है वहाँ पर जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही हैं उनके अंतर्गत भी कराना चाहिए। रोग का पता चलते ही चिकित्सीय सुविधा लेनी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत जल्द ही चिकित्सा, जितना जल्दी आप चिकित्सा सुविधा लेंगे उतनी जल्दी आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। रोग के घाव को रोज़ साफ करना चाहिए और उसमें मरहम पट्टी करना चाहिए, मतलब जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उन्हें लगाना चाहिए। रोग की सूचना कुष्ठ निवारण केंद्र पर देना चाहिए और इसकी स्थिति की जानकारी भी उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा जो उपचार है उसमें मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग किया जाना चाहिए। डेप्सन, फ्लोफाजिमिन और रिफेनिन जैसी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जिससे इसके बढ़ाव या ग्रोथ को रोका जा सकता है और कुष्ठ रोग से कहीं ना कहीं बचाव हो सकती है। आगे है गैर संचारी या गैर संक्रामक रोग। यह रोग शरीर के कुछ अंगों या अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। इनमें कई रोग पोषक तत्वों, खनिज एवं विटामिनों की कमी से भी होते हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और एलर्जी। ये सारी प्रॉब्लम आपको, जो गैर संचारी रोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते नहीं हैं, वो आपके खुद के अंदर जो आपकी शारीरिक कमियां होंगी उसके वजह से होती हैं। शारीरिक कमी चाहे वो खनिज हो, पोषक तत्व, विटामिन हो या प्रोटीन्स हो, जिस तरह की आपके शरीर में कमी होगी उस तरह की बीमारियां आपको घेर लेंगी और उसी वजह से आपके शरीर का जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा और आप बीमार ग्रस्त महसूस करेंगे और आपको बीमारी होगी। सबसे पहले इसमें है कैंसर। कैंसर मतलब जो रोग है उसके बारे में। तो कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को, मतलब कैंसर का जो डेफिनेशन है वो यही है, असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। उसे क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होता है। कैंसर मेनली कोशिकाओं में जो एक स्थिति होती है उसके बाद से क्या है, कैंसर कोशिकाएं जब होती हैं तो उन कोशिकाओं को कितना वृद्धि करना चाहिए, ये वो कोशिकाओं के अंतर्गत जो उनको नियंत्रित करता है, एंजाइम्स या फिर हार्मोन, वो चीज़ें उनके अंदर ख़त्म हो जाती हैं। तो जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और जिसके वजह से कैंसर की कोशिकाएं डेवलप होती हैं और इन्हें कैंसर कोशिकाएं कहती हैं। लेटेड पीरियड एक कहते हैं, इसमें पूछा जाता है, तो वह कैंसर के स्थापित होने का समय जिसमें वृद्धि धीमी होती है। पहले जब कैंसर के वायरस है या फिर कैंसर के जो भी जीवाणु आपके अंदर जाएंगे वो आपके कोशिका के अंदर बहुत टाइम तक उदासीन रूप से बैठे रहेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी और आपके कोशिकाओं में वृद्धि की दर शुरू होगी तो बहुत ही धीरे शुरू होगी। इसके बाद जब एक स्थिति आती है उसके बाद उसे कैंसर विस्फोट कह सकते हैं और उस टाइम पे जो कोशिकाओं का वृद्धि होता है वो मौत का कारण बनता है। कैंसर के प्रकार, तो कार्सिनोमास एक प्रकार का कैंसर है। जो सबसे ज़्यादा कैंसर होते हैं लोगों में वो यही होता है, कार्सिनोमास। इसमें कहाँ होता है? तो उपकला ऊतकों में होती है। इसमें क्या होता है, ठोस गिल्ट के रूप में पाया जाता है। कहाँ पर? बॉडी में, ठीक है। यह मस्तिष्क, सीने, त्वचा आदि में हो सकता है। 85% कैंसर इसी प्रकार के होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। 85 मतलब सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमास कैंसर ही होता है। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो सार्कोमास होता है। ये संयोजी ऊतक में अस्थि, उपस्थि और पेशियों में होता है, ठीक है। ये ठोस गिल्ट के रूप में होता है। लगभग 2% कैंसर इस प्रकार से होते हैं, सार्कोमास। और लिम्फोमास, इसमें लसिका गांठें तथा प्लीहा अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट बनाती हैं। इंपॉर्टेंट यही है, अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट बनाती हैं और इसी वजह से कैंसर होता है। जैसे 5% जो कैंसर होते हैं वो इसी प्रकार के कैंसर होते हैं, लिम्फोमास। और ल्यूकेमिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेकार कैंसर होता है। इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ये ल्यूकोसाइट में वृद्धि के कारण होता है। 4% कैंसर रोगी इस तरह, या फिर 4% जो कैंसर होते हैं वो ल्यूकेमिया कैंसर होते हैं। इसके अलावा भी कैंसर होते हैं। इसके अलावा क्या है, गर्भाशय कैंसर, मलाशय कैंसर, मुंह और स्तन के कैंसर,
त्वचा का कैंसर आदि कैंसर, ये बहुत सारे कैंसरों के रूप होते हैं जो कि सेम ही होते हैं, ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से ही होते हैं। इनके लक्षण क्या होता है, तो किसी घाव का ना भरना, असाधारण और बार बार रक्तस्राव होना, बिना दर्द के गांठें बनना, आपके अंदर में जो गांठें होती है छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जैसी भी गांठें बनती है, गांठें बनना, शरीर के किसी भाग का बढ़ना, मूत्र विसर्जन में परिवर्तन होना, मतलब आपके जो मूत्र विसर्जन आदत है उसमें परिवर्तन आना, तिल का अचानक बढ़ जाना, खाने में परेशानी आना, ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे जब आपको कैंसर की प्रॉब्लम शुरू होगी। अब कैंसर का उपचार क्या है, तो उपचार क्या है, स्थायी उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है कैंसर का। ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्थायी उपचार अभी तक कैंसर का नहीं ढूंढा गया है। इसके बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, ठीक है। उनमें रेडियोथेरेपी, जो कि बहुत बार बहुत जगह सुना भी होगा, रेडियोथेरेपी, शैल चिकित्सक, लेजर किरणों का प्रयोग, फास्फोरस समस्थानिक, ये प्री में पूछा जाता है कि फास्फोरस की समस्थानिक किसके इलाज में यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है कैंसर के। बोन मैरो का प्रत्यारोपण, ये एक बहुत अच्छा इलाज है, बोन मैरो का जो प्रत्यारोपण करते हैं। ब्लड कैंसर में अक्सर ये किया जाता है, ठीक है। एंटीबायोलॉजिकल एल्केलाइड का प्रयोग, उपरोक्त उपचार कैंसर के प्रसार को कम करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये कैंसर के प्रसार को कम करेंगे, जबकि शुरुआती स्टेज में अगर पता चल जाता है तो कैंसर को ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन अगर बाद में आप ये उपचार लेते हैं तो सिर्फ आपके कैंसर का जो ग्रोथ रेट है उसको कम करेगा, ना कि ख़त्म करेगा। गैर संक्रामक जो बीमारी है उसमें अलग सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जो मरीज़ अभी बढ़ रहे हैं इंडिया या विश्व में, वह है मधुमेह या डायबिटीज़। वैसे मधुमेह एक रोग नहीं है, मतलब मधुमेह कोई रोग नहीं है, ये आपके शरीर में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से ये बीमारी का रूप ले लेती है। तो वो क्या है, तो वह है इंसुलिन, ठीक है। ये शारीरिक कमी है, मतलब मधुमेह क्या है, एक शारीरिक कमी है जो इंसुलिन की कमी से होता है। ये एक तरह की बीमारी नहीं है। इसे शुरुआती अवस्था में नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन अक्सर व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और इसे बढ़ने का मौका देता है और बाद में ये कंट्रोल नहीं होता। तो ये कहाँ होता है, ये होता है रोग अग्नाशय के खराब होने के कारण होता है, जो अग्नाशय कोशिका पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव नहीं करती। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अग्नाशय है वहाँ पे जो इंसुलिन के ग्रंथियाँ हैं, वो इंसुलिन हार्मोन्स जब वही नहीं करेंगी, मतलब सर्कुलेट ही नहीं करेंगी या फिर स्त्रावण नहीं करेंगी, तो आपके शरीर में इंसुलिन की कमी आएगी और इसी की वजह से बीमारी आपको होगी, या फिर इसकी कमी से ये बीमारी आपको होगी। तो इससे क्या होगा, रक्त में मौजूद ग्लूकोज इंसुलिन द्वारा ही पचता है, ठीक है। रक्त में जो ग्लूकोज मौजूद है, अपन जो खाते हैं जिस वजह से रक्त में ग्लूकोज बनता है, वो किससे पचता है, इंसुलिन से। और इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज पच नहीं पाता, जिसके कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त नालिका जो कि वेन वगैरह हैं और गुर्दे, आँखों, इनमें इसका मात्रा अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ये है कि उस एरिया को क्या करता है, वो ब्लॉक करने लगता है, जो नस हैं उनको जाम कर देगा, या आँखों का जो सेंसर तंत्र है या फिर जो पतली पतली जो हमारी वेंस हैं उनको भी जाम करने लगेगा, उसमें जाके जमने लगेगा। और ये एक तरह से नुकसान पहुंचाता है सारी स्ट्रक्चर को, जो सेंसर्स हैं उनको भी। तो यहीं से प्रॉब्लम बढ़ जाता है और ये मधुमेह से लोगों की मौत तक हो जाती है। इसके लक्षण क्या होंगे, तो प्रारंभिक अवस्था में अधिक भूख और प्यास लगना, मुंह का सूखापन, बार बार मूत्रता की इच्छा, त्वचा पर खुजली, थकान और कमजोरी, हाथ पैर सुन्नपन, झुंझुनी, ये झुंझुनाहट जो होती है पैर में वो, दृष्टि धुंधली होती है, और इसके अलावा घाव जल्दी नहीं भरता। इसके कारण हृदय रोग, अंधापन, मतलब इंसुलिन की कमी से सिर्फ मधुमेह नहीं होता, मधुमेह बढ़ जाने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, हृदय रोग की प्रॉब्लम होगी, अंधापन होगा। इसके अलावा आपके जो घाव है वो जल्दी नहीं भरेगा, तो आपके घाव की परेशानी होगी, बार बार आपको मूत्र विसर्जन की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आपके शरीर में खुजली और रेसेस वगैरह जो हैं दांत का, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। बचने के क्या उपाय हैं, तो संतुलित आहार, संयमित जीवन, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। एक तो संतुलित आहार, दूसरा संयमित जीवन। इसके अलावा मिठाई, आलू, साबुदाना जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों का सेवन कम, नियमित व्यायाम आपको करना है, तंबाकू, मदिरापान, धूम्रपान, इनसे दूर रहना है हमेशा, तनाव रहित रहना है, ब्लड शुगर की जांच हमेशा कराते रहना है, या इंसुलिन की जांच आपको कराते रहना है। उपचार भी वही है, संतुलित आहार, व्यायाम, जांच नियमित होना चाहिए, और खाने वाली दवाइयाँ और इंसुलिन का मतलब एक रेगुलर सेवन होना चाहिए, और टाइम टू टाइम जो आपकी मात्रा है उसको लेना चाहिए।
और जो अभी तक मधुमेह की जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, और जो कि दुनिया में अभी मोटापा के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी एक कारण है कि सबसे ज़्यादा जो मधुमेह के केसेस हैं वो इंडिया में देखने को भी मिल रहे हैं। ये विश्व में बहुत ज़्यादा मधुमेह के मरीज या रोगी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मोटापा। इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और बस यही है सिलेबस में। तो अब ख़त्म हो गया 7.3। अब अपन जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो 7.4 पढ़ेंगे, जन्म मृत्यु समयांक। और अगर लेक्चर अच्छे लगे तो उसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।